एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हमने एक नया एमसीक्यू सीरीज लिया है, बहुत ही फेमस बुक का जो है लुसेंट साइंस। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग हर एग्ज़ाम में हूबहू छप रहे हैं। जैसे कि जिस तरह से इसमें क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न है, सेम उसी ढंग से समय का मात्रक नहीं है। देखिए इसमें समय का मात्रक यानी प्रकाश वर्ष नहीं है, यानी कि आंसर तो यही हो गया। हमको और दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। पार्सेक इकाई है। पार्सेक भी जो इकाई है वह दूरी की इकाई है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यह जो है डी आंसर हो जाएगा। सेल्सियस ताप की इकाई नहीं है, यह उष्मा की इकाई नहीं है, यह है ताप की इकाई, टेम्परेचर की। बोलते हैं ना हमारा जब हम नापते हैं तो लगभग मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री लगभग होते हैं। इससे बढ़ने घटने के बाद फिर बुखार आ जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है इसका है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। एक ल्यूमेन बराबर होता है 12.56 कैंडेला। देखिए नेक्स्ट, पास्कल इकाई है। इसकी इकाई है पास्कल, ये दाब की इकाई है। ठीक है, एक पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जब ये क्वेश्चन आगे भी आएगा तब हम आपको बताएंगे। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका तो है, इसका भी है, इसका भी है, इसका नहीं है। बल एवं दाब का जो है नहीं है, इसका इनका दोनों का अलग अलग है। बल का जो होता है ओनली न्यूटन होता है, दाब का जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि दाब जो लगता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। ठीक है, अब बल का मतलब है वो इकाई क्षेत्रफल पर नहीं लगता, किसी भी दिशा में कहीं पर भी लग सकता। अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या है? ऊर्जा है। अदिश राशि किसमें मिलता है? मतलब अदिश मतलब सिर्फ एक ही इकाई है, या तो फिर परिणाम होता है या तो फिर उसकी दिशा होती है। और सदिश जब बोलते हैं, सदिश में परिणाम और दिशा दोनों रहता है।
परिणाम भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होता है कि किस दिशा में लग रहा है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। अब देखिए कौन सा, द्रव्यमान नहीं है, इसमें दिशा नहीं होता, समय में भी दिशा नहीं होता, लंबाई में भी दिशा नहीं होता, इसमें सिर्फ परिणाम होता है कि भाई इतना मीटर लंबाई है। वेग जो होता है उसमें दिशा भी होता है कि किस तरह से, किस दिशा में चला गया वेग, इस दिशा में चल रहा है, ए बी इस दिशा में चला जा रहा है, या फिर सी डी इस दिशा में चला जा रहा है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग से जो भौतिक राशि प्राप्त की वो है तो द्रव्यमान है। ठीक है, क्योंकि देखिए संवेग क्या होता है, एम भी होता है, वेग क्या होता है, भी होता है, दोनों का अनुपात करेंगे तो भी कट गया, एम बच गया, द्रव्यमान हो गया। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। शून्य मतलब वैक्यूम है, तो वैक्यूम में जब कोई पदार्थ गिर रहा है तो वैक्यूम में ऐसे ही सब जीरो हो जाता है बाहर, तो जो गिरता है उस एक समान त्वरण से गिरता है। 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए, यानी A बराबर क्या हो गया, F बाई एम। F यहाँ पर क्या है 5 न्यूटन, M कितना है 2 kg, दोनों को अगर काटते हैं तो कितना आ रहा है 2.5 मीटर स्क्वायर आ जाता है। क्या हो जाएगा नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। यह है न्यूटन का गति का विषय का फर्स्ट नियम। इस नियम को याद रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम देगा ये। देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट काम करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तभी तो वह घूमते रहता है, इसका जो संवेग होता है वहाँ पर संरक्षित हो रह जाता है। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? ये विश्राम जड़त्व है, मतलब कि एक जगह रुका हुआ विश्राम किया हुआ वो जड़त्व में आ गया, जैसे ही घोड़े ने एकाएक चलना शुरू किया तो जो है उसके गिरने की संभावना बढ़ गई। अब नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ये सेम है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो घोड़े वाला भी सेम एग्जाम्पल है और ये भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। बल का गुणनफल है, बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। देखिए बल मतलब एफ बराबर एम द्रव्यमान और ए त्वरण होता है। शरीर का वजन क्या होता है? सभी जगह पे एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर पहाड़ियों में अधिक होता है। शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होता है? तो देखिए जो पृथ्वी पर द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान है इसका एम ई, और एम ओ जो होता है वो बाई 6 हो जाता है, यानी कि जो चांद पर जो होता है 1/6 होता है भार। ये 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से भाग दे दीजिए तो 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर, यानी कि ये आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना है? देखिए पृथ्वी की सतह पर जो है इतना है भार, इसका इतना है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है W बराबर एम जी। ठीक है, W यहाँ कौन सा है 29.4 बराबर M कितना है, M तो निकालना है, और G का मान कितना होता है 9.8। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या, ये 9.8 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा 9.8, तो काटते हैं तो कितना आता है 3, यानी कि 3 kg जो है इसका द्रव्यमान हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अति अल्प है, यानी 1/6 है।
ठीक है, यहाँ अगर 60 किलो का आदमी है, वहाँ पर जाएगा तो 10 किलो का होगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन मतलब 19.8 न्यूटन हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ये टोर्क इसको बोलते हैं। टोर्क मतलब इसका मतलब होता है बल आघूर्ण। हिंदी में इसको कहते हैं बल आघूर्ण। इसका फॉर्मूला जो होता है बल आघूर्ण T बराबर हो जाएगा RF साइन थीटा। यहाँ पर ये कोण हो गया कोणीय त्वरण का, यहाँ R मतलब त्रिज्या हो गया, F मतलब उसके ऊपर लगा बल हो जाएगा। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? इसमें ध्यान देना है आयतन, यहाँ आयतन के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ 9 डिग्री सेल्सियस था, 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना होता है? ये देखिए कम होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, घनत्व तो क्या होता है? घनत्व तो 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, लेकिन आयतन जो होता है वह मिनिमम होता है। इस फॉर्मूला को रट लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ देखिए 9 डिग्री से चल रहा है, यहाँ पर 4 डिग्री कर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? आयतन वैसे भी यहाँ कम है, यानी क्या हो रहा है? घट रहा है, माइनस हो रहा है। अब 4 डिग्री के पर मिनिमम आ गया है, इससे कम नहीं जा सकता आयतन। अब क्या होगा? ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे टेम्परेचर घट रहा है लेकिन उसका आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? पानी का तल क्या होगा बताइए? उतना ही रहेगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बर्फ पिघल गया, वहीं पानी आ गया, पानी का तल सेम रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूटेगी? क्योंकि बोतल पानी क्या होता है? जमने पर फैलता है, यानी बर्फ जम गया तो वो फैलने लगता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्या होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगर हम चल पाते हैं तो क्या होता है? हमारे जूते की तरफ घर्षण लगता है, तभी हम चल पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बर्फ़ में क्या होता है? यहाँ पर घर्षण होता ही नहीं, इतना स्लाइडिंग होता है, फिसलन होता है कि यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। इधर भी फिसल जाएगा, इधर भी फिसल जाएगा। जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो ये घर्षण ही हमको रोक के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी में चलते हुए जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का स्तर क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि समुद्र का जो लेवल होता है हमेशा सी लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहता है, और नदी का क्या होता है? वो थोड़ा सा घटा रहता है। मतलब नदी से समुद्र का लेवल जो होता है हमेशा बढ़ा रहता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? मतलब कि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसीलिए तैरती है। दैट मीन्स क्या है? पारे का घनत्व तो क्या है? पारा हो गया, पारा का डेंसिटी हो गया ज़्यादा, पारा का डेंसिटी हो गया ज़्यादा, और इसमें लोहा का कोई कील जो है इसमें इस पर छोड़ दिए, तो ये जब डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नहीं डूबता है, ठीक है, इसीलिए वो तैरते रहती है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, अभी हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। डेंसिटी जो होता है वो उतना ही रहेगा। वस्तु की मात्रा आप कितना भी बदल दें, मान लें कि यहाँ पर 5 किलो का एक पत्थर रखें 5 केजी, फिर यहाँ पर 2 केजी का आप है, तो पत्थर का जो डेंसिटी है, जितना हार्ड है, वो हार्डनेस क्या होगा? वो चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग पर कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका आंसर होता है 1/10।
हमारा माइंड का है, हमेशा कभी देखते होंगे वीडियो ऑडियो में दिखाया जाता है, इसी तरह हमारा माइंड है। जो सब कॉन्शियस माइंड है वो बस जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो मात्र 10% है, बाकी सब 90% कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगर आप थोड़ा सा पॉज करके, अगर आप थोड़ा सा माइंड को रिकॉलिंग करने के लिए सोचेंगे या माइंड को यूज करेंगे तो आपका माइंड पावर बढ़ता है। इसलिए हम जो है थोड़ा सा 2 सेकंड का पॉज यहाँ ले रहे हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलती है? क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो वहाँ पर वह जो स्याही निकलने लगता है। क्योंकि हमारा कोई भी सामान जो आयतन है, यानी कि हम भी हैं, अगर हम भी आकाश में चले जाएं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के तो हमारा भी दिमाग का नस फट जाएगा और सारा जो है बाहर तैरने लगेगा। तो सेम उसी टाइप का ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? कि वायुमंडलीय दाब वहाँ कम हो जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो वहाँ जो है पानी 100 डिग्री से कम में ही उबलने लगता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा? यानी तूफानी होगा। ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन बीपीएससी में आया था कि अगर वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक वृद्धि हो गया, लगातार वृद्धि होती जा रही है, तो क्या होगा? मौसम क्या होगा? पूरा शुष्क होगा, सूखा होगा, मतलब पूरा ड्राइनेस हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिकतम तापमान पर उबलने लगता है। इसलिए क्या करता है, प्रेशर कुकर में दाब को बढ़ा दिया जाता है। जब दाब बढ़ा जाता है तो उसका जो उबलने वाला जो पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो हो जाता है अधिक हो जाता है तो वो खाना पक जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? सेम वायुदाब घट जाता है, इस कारण फट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? ये नाभिकीय संलयन से होता है। नाभिकीय संश्लेषण में क्या होता है कि दो जो हल्के नाभिक जो है जुड़कर परस्पर एक नाभिक का निर्माण करते हैं और इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है भाई। रुका हुआ ऊर्जा है, चाबी उसमें भर दिया, वो क्या स्थितिज ऊर्जा है, वो फिर चलते रहेगी। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, उसी के कारण जो है वह हमारा आकार को घटता बढ़ता है। फिर उसमें जब हम हट जाते हैं तो फिर से उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, यानी कि फिर से अपने आकार में आ जाती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है। खींचा हुआ धनुष, इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी बह रहा है तो उसमें गति है। चली हुई गोली में गति है। चलता हथौड़ा में गति है, इसमें नहीं है, रुका हुआ स्थितिज ऊर्जा है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये चौगुनी हो जाती है। ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? mv²। ठीक है। mv² का मतलब m तो ही रह जाएगा। ये गति क्या हो गया? दुगनी हो गई, 2 दूने 4, तो 4mv हो गया, यानी कि ये 4 गुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता है?
तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नाम से स्पष्ट है कि ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बचाएगा। ठीक है, क्योंकि मोड़ पर जो होता है इस तरह से रोड जो होता है इधर हाई रहता है, इधर लो रहता है। ठीक है, तो साइकिल सवार ऐसे झुक जाता है हल्का सा, ताकि जो इसका गुरुत्व केंद्र जो है बीच में रहे। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ये लगता है अपकेंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, किंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसमें समझिए, देखिए पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी, यानी कि पत्थर का जो हार्डनेस है, हार्डनेस तो वही रहेगा ना जो इतना कठोर है। द्रव्यमान जितना उसमें मास है, इसकी भार बदल जाएगा। क्योंकि चांद पर ये 10 किलो था तो पृथ्वी पर लाने के बाद ये कितना हो जाएगा? 60 किलो, क्योंकि 1/6 था चांद पर। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, यानी कि खींच रहा है। जब आप हैं यहाँ पर, आपको लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ खींच रहा है तो ज़्यादा भार है। अब नीचे आ रहा है तो फिर आपका भार तो घटा हुआ प्रतीत होगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट क्या होती है? जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो कौन सा है? अभी हमने आपको पढ़ा है 1/6। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक का लोलक का टाइम पीरियड। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे उसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्यों लंबाई बढ़ती? क्योंकि लगभग वो मेटल का रहता है। मेटल क्या होता है? गर्मियों में क्या होता है? वो फैलता है। जब फैलता है तो ये 2Ly जो फैलता है तो वो फिर क्या होगा? उसका लोलक थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर इसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है टी बराबर, टी जो होता है समानुपाती है √L का। L कितना बढ़ रहा है? 4%। 4% बढ़ रहा है तो 4% बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, 2L हो जाएगा, यानी कि 2% बढ़ेगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या? प्यासो अनुपात बोलते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है भाई? सतही तनाव के कारण होती है, सरफेस टेम्परेचर के कारण होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ये केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई जो है वो वाइज है। उत्प्लाविकता से संबंधित वैज्ञानिक है। देखिए आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था उत्प्लाविकता का। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, आगे थे, ये ग्रीस के थे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? ये जो तरंग चमगादड़ होते हैं पराश्रव्य तरंगे का यूज करते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है
20,000 हर्ट्ज से जब अधिक होती है तब होती है। देखिए चमगादड़ 20,000 से भी 20 ज़्यादा हर्ट्ज का यूज़ करता है। ध्वनि तरंगे हैं, क्या है? तो ये लंबवत होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य जो तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, इसलिए हम चमगादड़ का बोलना जो हम नहीं सुन सकते। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। देखिए ध्वनि की चाल वही रहेगी, क्योंकि प्रेशर का जो है असर नहीं होता है ध्वनि की साउंड चाल पर। उनका जो चाल है उस पर असर नहीं होता। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इन सब में क्या, इस्पात में अगर आप बड़ा लोहा है उसमें आप एक तरफ हथौड़ा मारिए, देखिए सबसे पहले वहाँ तक पहुँचेगा। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, वायु में जो ध्वनि का वेग है वो कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। 100 डेसीमीटर का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? ये देखिए 100 डेसीबल का शोर जो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल जो है 100 डेसीबल का होगा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। मतलब एक तरफ सितार बज रहा है और एक तरफ बांसुरी बज रहा है, तो आप इसको अंतर कैसे करेंगे? क्या चीज़ ऐसा होता है जो कि दोनों में अंतर उत्पन्न करता है? उसकी गुणता के कारण, जो उसकी क्वालिटी है कि भाई सितार का इस तरह आता है और उसका बांसुरी का इस तरह से आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जेट वायुयान के 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायुयान की चाल जो है बताइए, यह है 664 मीटर प्रति सेकेंड। ये गुना हो जाता है दोनों में, ठीक है, ये दुगना हो जाएगा। ये मतलब गुना समझिए कि आप एक मैक जो होता है, एक मैक बराबर 332 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब ध्वनि के वेग के बराबर हो गया अपना, ठीक है। और 2 मैक जो होता है वो इसमें 2 गुना कर दीजिए 332, यानी कि आपको 664 मिल जाएगा। मेन है कि ये जो मैक होता है वो साउंड के जो स्पीड होता है उसी के वेग को बोला जाता है। 2 मैक मतलब एक एक जो एक ध्वनि का वेग जो है इतना है 332 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना मीटर जा रहा है, उसको मैक। मैक नंबर क्या होता है? जैसे कि 1 मैक से अगर अधिक है तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। जब 5 मैक से अधिक हो जाता है तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। यानी कि ध्वनि का जो गति जो है 1 सेकेंड में जितना वो गति जाता है उसका जो है ध्वनि का 5 गुना स्पीड से चल रहा है, तो मैक नंबर है। तो यानी कि 5 गुना, तो इसलिए 1 मैक यानी 332, 2 मैक तो उसका जो बढ़ जाता है स्पीड। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए, किया जाता है कि इतना डेसिबल। हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था, 100 डेसिबल वाला क्वेश्चन था कि 100 डेसिबल ध्वनि कब आएगा? जब किसी शॉप में कोई मशीन का आवाज़ आ रहा, भारी मशीन चल रहा है। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण इको उत्पन्न करते हैं? इको उत्पन्न करने की बजाय जो है परावर्तन होता है। तो इको कब उत्पन्न करता है? 16 या 17 मीटर के जब दूरी पर रहता है कोई चीज़, तब इको उत्पन्न होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का जो यूज होता है नौ संचालकों के द्वारा होता है, ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं।
इसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऐसा जो होता है इसको डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ट्रेन सीटी बजाती है, आगे बढ़ रही है, आ रही है, वैसे वैसे जो है आपको ज़्यादा सुनाई देगा। जितना जितना पास आएगा उतना उसका उनके ध्वनि का वेग बढ़ता जाएगा। तीक्ष्णता मतलब केल्विन मान से शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन का जो माप का है सामान्य ताप है हमारा आगे ये 310 डिग्री। अभी कैसे होता है देखिए, 1 केल्विन बराबर कितना होता है 273.15। तो हमारा कितना डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का ताप? 36.15 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 85। अब इसमें हम कितना केल्विन मिला लें? 273.15 केल्विन मिला लेंगे तो हमारा टेम्परेचर 310 पहुंच जाएगा। केल्विन में हम करेंगे तो 310 हो जाएगा। इस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक होंगे 40 डिग्री। ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे C बराबर फॉर्मूला होता है F माइनस 32/5/9। तो C और F बराबर है, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर है। तो C को C, F को भी C ही मान लें। तो C बराबर, या फिर F को C मान लें तो F बराबर यहाँ भी F हो गया, CF हो गया माइनस 32/5/9। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको माइनस 40 डिग्री आ जाएगा। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 98 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो फीवर आ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए फ़ारेनहाइट है, ये ध्यान दीजिएगा, तब फ़ारेनहाइट में है। सामान्य तापक्रम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, नहीं ये गलत है, 55 जो है ये ए होगा, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। होता क्या है, ठंड में क्या है कि जल्दी ठंड हो जाता है और गर्मी में जल्दी गर्म हो जाता है। तो ठंड के दिनों में सुबह में ठंडी रहती है तो लोहा का टेम्परेचर क्या है, कम होकर जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए ठंडा लगता है। और लोहा और लकड़ी वाला टेम्परेचर क्या होता है, उसको थोड़ा डाउन होने में टाइम लगता है, इसलिए कि वह उससे कम लगता है। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। जब एक अणु दूसरे अणु के द्वारा गर्म किया जाता है तो उसको संचालन संवहन कहा जाता है। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? यह है पारा है। पानी, ईथर और बेंजीन से ज़्यादा पारा जो है। समान मोटाई के कपड़े के 2 परतें उसके दुगना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका कारण क्या है? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ठंडी में अगर एक कपड़ा पहने खूब मोटा और कोई आदमी अगर पतला पतला 2 कपड़ा पहना हुआ है तो इसको जो है ठंडी कम लगेगी और आपको ठंडी लग सकती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, यानी आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और आपने यहाँ आप इसमें यहाँ पर है, तो यानी कि इसके बीच में जो हम वायु जो है वो एक ही लेयर का है, लेकिन इसके अंदर एक लेयर यहाँ बन रहा है, एक लेयर यहाँ बन रहा है, 2 लेयर बन रहा है हवा का। और क्यों? क्योंकि हवा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी क्या है, वो
उससे ऊष्मा ट्रांसफ़र जल्दी नहीं होता है, इसलिए उसको ज़्यादा गर्मी रखता है, गर्म रखता है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसीलिए। न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमिति में। क्रायोजेनिक्स जो होता है वो अंतरिक्ष यात्रा में ही होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है? बाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है। अब देखिए, हमारा जो कोई सूप हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, खाना हो गया, पंखा झलने के बाद में ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। इसी थ्योरी के कारण होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि वाष्पीकरण उसका जल्दी होने लगा। तो चाय पी रहे हैं तो उसका वाष्प जो निकलता है वो जल्दी जल्दी होने लगा, यानी कि ठंडा कर दिया उसको। उस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सीधा ठोस है, इससे ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाष्प में कन्वर्ट हो गया। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है। अगर कहीं वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ उसको क्या है, आदमी को पसीना निकल ही नहीं रहा है। जब पसीना निकल नहीं रहा, सूख नहीं रहा, उड़ नहीं रहा, क्योंकि ड्राइनेस नहीं है। बाहर भी उसी तरह से ह्यूमिडिटी है, बाहर भी वाष्प की मात्रा ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी आर्द्रता ज़्यादा है, मतलब बाहर भी वाष्प की मात्रा ज़्यादा है। तो भाई शरीर का वाष्प बाहर में क्यों लेगा? अगर बाहर पूरा सूखा आवरण है तब ना उसको जल्दी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए ठंडा हो जाता है बॉडी। इसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्या है? वाष्पीकरण कहते हैं। उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। नॉर्मल है ये। हिमीकरण तो अलग हो गया कि ये बर्फ बन रहा है, संघनन अलग हो रहा है, क्योंकि संघनन में भी ये डेंस, ये जो है जमा होता है, डेंस होता है। तो वाष्पीकरण वही वाष्पीकरण है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री से कम में ही वहाँ पर उबलने लगता है। तभी तो खाना बनाने में परेशानी आती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्यों? क्योंकि भाप में जो होता है वो गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, भाप जो होती है और पानी में गुप्त ऊष्मा नहीं होती है, उससे मतलब कम होती है, इसीलिए भाप में मतलब कि जलन ज़्यादा होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? यह जो है ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण। इस तरह से हमने अभी 100 क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करेंगे इस तरह से। हम पहले फिजिक्स को ख़त्म करेंगे, फिर बायोलॉजी ख़त्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री भी लाएंगे। इसमें आपने देखा कि हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया है और आपका जो न्यूमेरिकल था वो सब सॉल्व करके दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके साथ साथ ही आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।